ओके जी, हम बात कर रहे थे गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ की, तो हमने क्लिनिकल फाइंडिंग्स तक देख लिया था। अब हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं कि कौन कौन सी बेटे उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। सबसे पहले तो उसमें जो है फेलियर टू थ्राइव की कॉम्प्लिकेशन होगी। ज़ाहिर सी बात है, वोमिटिंग हो रही है बार बार बच्चे को, तो उसमें वेट लॉस की हिस्ट्री हो सकती है। उसमें ग्रोथ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे बच्चे में, और इसके अलावा बच्चे में जो है एनीमिया हो जाएगा। उसके अलावा जो अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो है एस्पायरेशन नमूनिया भी हो सकता है, अगर इन केस गैस्ट्रिक कंटेंट्स वगैरह एयरवे में चले जाते हैं या इस तरह से। तो क्या होगा, एस्पायरेशन नमूनिया की हिस्ट्री हो सकती है, कफ की हिस्ट्री हो सकती है, क्रोनिक कफ हो सकता है। ये सारे बेटे कॉम्प्लिकेशंस में मैं बता रही हूँ। उसके अलावा डिस्फेजिया की हिस्ट्री हो जाती है अगर तो इनकेस बहुत ज़्यादा सिवियर हो गया है। और इसके अलावा जो है कोई डेंटल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर डेंटल इरियंस की हिस्ट्री भी हो सकती है, कोई स्ट्रिक्चर्स बनना शुरू हो जाएंगे एसोफेगस में। तो ये सारे जो है प्रॉब्लम्स उसमें बेटे होना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा एपनिया की हिस्ट्री हो सकती है, एपनिया भी हो सकता है, वीजिंग हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, उसमें ब्लड लॉस हो सकता है, एसोफेजाइटिस हो सकता है बेटे। सारे जो है ये गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आई होप के आपको अंडरस्टैंड होगी। ठीक है, फेलियर टू थ्राइव, एनीमिया, एस्पायरेशन नमूनिया, क्रोनिक कफ, डिस्फेजिया, डेंटल एरियन स्ट्रक्चर्स, ये सारी इसकी बेटे कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये सारी इसकी बेटे कॉम्प्लिकेशंस है। अब मैं डायग्नोसिस की बात करूँ तो किस तरह से हम इसका डायग्नोसिस बनाएंगे, तो सबसे पहले जो है बेटे हम क्या करते हैं, हम बेरियम स्वेलो जो है उससे जो है हम इसका डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। तो उससे भी हमें शो हो जाता है कि इधर इसमें क्या है, कोई स्ट्रक्चर्स वगैरह बन रहे हो, तो हम उससे भी जो है डायग्नोज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं, हम कोई प्रोलॉन्ग्ड मॉनिटरिंग कर सकते हैं इसकी। हम एसोफेजियल पीएच वगैरह जो है एसोफेगस की पीएच को नोट करके उसकी प्रोलॉन्ग मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उससे भी हमें पता चल जाएगा कि कितना गैस्ट्रिक कंटेंट्स बाहर आ रहे हैं और क्या जो है। ये एक सेंसिटिव टेस्ट है जिसमें हम प्रोलॉन्ग्ड मॉनिटरिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ट्यूब इंसर्ट करके हम जो है लोअर एसोफेगल के जो स्फिंक्टर है वहाँ पे हम कोई मॉनिटरिंग डिवाइस लगा देते हैं, जिससे जो है हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं। उसके अलावा जो है हम एसोफेगल इम्पीडेंस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और सबसे अच्छा जो है वो एंडोस्कोपी है, उससे भी जो है हम कंफर्म कर सकते हैं डायग्नोसिस ऑफ जर्ड। उसके अलावा मैनेजमेंट में क्या होता है बेटे, सबसे पहले जो है मैनेजमेंट जो है कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव में किस तरह से, मोस्टली क्या होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ये ठीक हो जाती है। नॉर्मली अगर जो फिजियोलॉजिकल जर्ड है तो 8 से 12 महीने के अंदर बच्चे में खुद ही ठीक हो जाएगा। जब बच्चा जो है सॉलिड डाइट लेना शुरू करेगा तो उसमें ठीक हो जाता है बच्चा। उसके अलावा क्या होता है, अगर उसको कोई राइस सीरियल्स वगैरह हम देते हैं, खिचड़ी वगैरह, तो उससे भी ठीक हो जाता है अगर हम उसकी पोजीशन करेक्ट कर दें। पहले मैंने आपको कहा था कि सुपाइन पोजीशन में जो है हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसको उसकी जो है पोजीशन ठीक कर देंगे। हम प्रोन पोजीशन में उसको जब रखेंगे तो उससे भी जो है जड़ ठीक हो जाएगा। हम जो है बेबी को स्मोक वगैरह से अवॉइड करेंगे, डस्ट वगैरह से, इन सारी चीज़ों से। उसके अलावा हम उसको चॉकलेट्स वगैरह अवॉइड करवाएंगे, चॉकलेट्स वगैरह नहीं देंगे, तो उससे भी जो है ये खुद ही ठीक हो जाएगा। और उसके अलावा जो है हम उसको ज़्यादा फीडिंग नहीं करवाएंगे, उसको लिक्विड डाइट कम देंगे, तो उससे भी ये जड़ जो है ठीक हो जाता है मोस्टली। बट अगर इन केस इन चीज़ों से ठीक नहीं होता तो देन हम मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे जो इफेक्टिव है बेटे प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स, जिसमें ओमिप्राजोल हो गया, ये सारे जो है हम उनको देते हैं, बच्चे को देते हैं। ठीक है, वो हमने उसको मील से पहले देने होते हैं। तो प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स बेस्ट है इस इन केस ऑफ जर्ड। उसके अलावा जो है हम H2 जो है रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे सकते हैं। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में क्या, कौन से रिसेप्टर्स, जिनमें हम रेनिटिडीन जो है वो दे सकते हैं, वो बहुत इफेक्टिव होती है। उसकी जो है 3 mg अगर हम डोज दें पर kg पर डे, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और इसके अलावा ये जो प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स हैं, हम 0.7 से 3.3 तक जो है इसको दे सकते हैं, 3.3 mg तक, तो ये भी इफ़ेक्टिव होते हैं। उसके अलावा अगर इन दोनों के बाद जो है हम क्या दे सकते हैं, हम कोई प्रोकाइनेटिक एजेंट्स दे सकते हैं, जिसमें मेटक्लोप्रोमाइड, ठीक है, जिसमें मेटोक्लोप्रोमाइड है, ये भी कुछ हद तक इफेक्टिव होती है। और ये भी जो है गैस्ट्रिक एम्पटिंग वगैरह के प्रोसेस को रोकती है। उसके अलावा अगर इन केस के इन तीनों से ठीक नहीं हो रहा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट से, या प्रोकाइनेटिक एजेंट्स जो हमने दिए हैं, अगर इनसे ठीक नहीं हो रहा, तो तब हम क्या जाते हैं, हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। और सर्जरी में सबसे जो बेस्ट तरीका है वो क्या है कि हम क्या करेंगे, हम फंडोप्लिकेशन कर देंगे। हम फंडोप्लिकेशन क्या हुआ बेटे, इसमें जो है हम क्या करते हैं, हम लोअर जो एसोफेगल स्फिंक्टर है उधर जो है एक रिंग सा लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो खुद ही जो है जब गैस्ट्रिक कंटेंट्स, जब बस एसोफेगल से स्टमक के अंदर चीज़ें आती हैं तो फिर वापस से नहीं जाती। ये जो लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है वो कुछ हद तक क्लोज हो जाता है। ठीक है, बट कुछ केसेस में कहते हैं कि अगर फुल हम ये करें ना, लोअर फंडोप्लिकेशन हम सर्जरी में पढ़ेंगे, तो वो कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव
इफ़ेक्टिव नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम पार्शियल फंडोप्लिकेशन करते हैं ताकि कुछ हद तक जो है कंटेंट्स इतने ज़्यादा मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा वो हो जाए, ये वाला जो स्फिंक्टर है बहुत ज़्यादा क्लोजली टाइट हो जाए, या तो क्या होता है कि स्टमक के अंदर गैसेस वगैरह अकोमुलेट होना शुरू हो जाती है, तो गैस ब्लोटिंग सिंड्रोम हो सकता है। तो इन केस इससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है हम पार्शियल फंडोप्लिकेशन करते हैं। बेटे ये सर्जरी की बातें हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि हम क्या करते हैं, हम फंडोप्लिकेशन करते हैं। ये एक बेस्ट तरीका है। अगर कोई स्ट्रिक्चर्स वगैरह है एसोफेगस में तो हम उनको भी रिमूव कर सकते हैं। हम जो है उसके अलावा प्रोग्नोसिस की बात करें तो प्रोग्नोसिस जो है, अगर 18 साल से कम ज़्यादा का बच्चा है तो उसमें जो है प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं होगा। अगर 18 साल से कम का है तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, उसमें प्रोग्नोसिस अच्छा होगा। तो 18 मंथ्स के बाद जो है ये इसका प्रोग्नोसिस थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। अगर हाइएटस हर्निया है बच्चे में तो उसमें भी जो है इसका प्रोग्नोसिस कम हो जाता है। उसके अलावा कोई अगर न्यूरोलॉजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन है तो उसमें भी बेटे प्रोग्नोसिस इसका कम हो जाता है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। हमने पहले सिनेरियो डिस्कस किया, फिर हमने पैथोफिजियोलॉजी देखी, हमने क्लिनिकल फाइंडिंग्स, कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से करनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रोनिक डायरिया। एक दफ़ा अगर मैं बुक से आपको रीड करवा दूँ तो इसमें बेटे सबसे पहले उसने क्या बताया हुआ है, उसने ये बताया हुआ है कि केस आया है, 2 महीने की बच्ची आई है, वो रिकरेंट वॉमिटिंग के साथ आई है। उसको सिंस बर्थ की हिस्ट्री है, कोई ब्लड नहीं है, कोई बाइल नहीं है, ठीक है। वॉमिटिंग में जब हमने क्या किया, हमने उसने बताया हुआ है कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स क्या है, इसमें गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो है लोअर एसोफेगस में आना शुरू हो जाते हैं। फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है फीडिंग के बाद। इन्फेंट्स जो है तकरीबन 8 से जो 12 महीने ओल्ड होते हैं उनमें जो है ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है। उसके अलावा जो है इसमें क्या हो सकता है, इसमें जो चिल्ड्रन है वो एस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाइएटल हर्निया इनके साथ भी आ सकता है। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजिस्ट ने बताई हुई है कि 2 महीने की एज पे जो है मोस्टली होता है ये बच्चों को सबको। लेकिन फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, जिसमें जो है लिक्विड डाइट अगर बच्चे में ज़्यादा दी जाए, सुपाइन पोजीशन में उसको रखा जाए, शार्ट एसोफेगस हो, फ्रीक्वेंट लार्ज वॉल्यूम फीडिंग करवाएं तो उसमें भी हो सकता है। उसके अलावा लोअर एसोफेगस रिलैक्सेशन है तो उसमें भी। उसके अलावा क्लिनिकल फाइंडिंग्स में जो है इरिटेबल बच्चा होगा, चोकिंग गैगिंग की हिस्ट्री होगी, एब्डोमेन जो है उसका चेस्ट पेन के साथ आएगा, एस्थमा, लारिंजाइटिस, साइनोसाइटिस ये हिस्ट्री हो सकती है। बेटे कॉम्प्लिकेशंस में फेलियर टू थ्राइव होगा, ऑकल्ट ब्लड लॉस होगा, एनीमिया, स्ट्रिक्चर्स बनेंगे, एस्पायरेशन नमोनिया होगा, क्रोनिका, वही बातें हैं जो मैंने पहले आपको करवाई हैं, बट मैं आपको एक दफ़ा अच्छे से रीड करवा रही हूँ ताकि आपका साथ साथ हो जाए। उसके अलावा क्या वीजिंग की हिस्ट्री हो सकती है, डिस्फेजिया हो सकता है। उसके अलावा डेंटल एरियंस वगैरह हो सकती हैं। हम डायग्नोसिस में क्या करवाएंगे, बेरियम स्वेलो करवाएंगे। उसके अलावा बेटे हम क्या करवाएंगे, एक जो अच्छा सेंसिटिव टेस्ट है, जो बहुत इफेक्टिव टेस्ट है, वो क्या है, प्रोलॉन्ग मॉनिटरिंग करेंगे हम लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर की। हम क्या करेंगे, जो है प्रोलॉन्ग मॉनिटरिंग करवाएंगे, लोअर एसोफेगल पीएच देखेंगे, इम्पीडेंस मॉनिटरिंग रिकॉर्डिंग करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे। उसके अलावा मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, फिजियोलॉजिकल जो रिफ्लेक्स होगा वो तो खुद ही ठीक हो जाएगा 8 से 12 महीनों में। उसके अलावा जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, उसको हम सॉलिड्स वगैरह इनिशिएट करवाएंगे, उसको राइस सीरियल्स वगैरह देंगे, उसको प्रोन पोजीशन में रखेंगे, उसको स्मोक से अवेयर रखेंगे, उसको चॉकलेट्स वगैरह से अवॉइड करवाएंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, उसको H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे, रेनिटिडीन वगैरह देंगे, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स देंगे जिसमें ओमिप्राजोल वगैरह, प्रोकाइनेटिक एजेंट में मेटक्लोप्रोमाइड देंगे। उसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में हम क्या करेंगे, उसको अगर वॉमिटिंग हो रही है तो, या एसोफेजाइटिस की हिस्ट्री है, या इस तरह की कोई पल्मोनरी क्रोनिक डिजीज़ है जो कि ठीक नहीं हो रही मेडिकल थेरापी से, तब हम क्या करेंगे, फंडोप्लाइकेशन करेंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा गैस्ट्रोस्टोमी वगैरह भी कर सकते हैं। प्रोग्नोसिस क्या है, 18 महीने से ज़्यादा का बच्चा है तो उसमें स्लो हो जाता है प्रोग्नोसिस, या हाइएटस हर्निया के साथ आए तो उसमें भी प्रोग्नोसिस स्लो हो जाता है। और जो है न्यूरोलॉजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन हो तो उसमें भी जो है प्रोग्नोसिस स्लो होता है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू।